हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो मीडिया है, जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक मीडिया या अखबार या सोशल मीडिया, इसकी स्थापना कैसे हुई। इससे से पेपर में काफी प्रश्न निकल के आते हैं। सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की या ये अखबार किसने चलाया, इस प्रकार की जो भी जानकारियां हैं आज की क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। भारत में जो ये प्रेस की स्थापना है, इसको पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगालियों ने किया। ये कहां पर किए? इन्होंने गोवा में एक पुस्तक छापी। गोवा में पुस्तक छापी। इस प्रकार से भारत में पहली बार पुर्तगालियों के माध्यम से प्रेस की स्थापना हुई। प्रेस की स्थापना जो है पुर्तगालियों ने कर दिया। जो प्रेस पुस्तक छपी थी प्रेस के माध्यम से, जो गोवा में, इसको छापा किसने था? तो ये जो पादरी थे, पादरियों ने ये पुस्तक प्रकाशित की थी। ये पादरियों ने जो पुस्तक प्रकाशित की थी, ये किस सन में सर्वप्रथम भारत में जो है प्रेस की स्थापना होती है? तो ये 1557 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से, पुर्तगालियों में ये पादरियों के माध्यम से गोवा में पहली बार पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसके द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद 1684 ईस्वी में, 1684 ईस्वी में बंबई में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने एक मुद्रणालय की स्थापना की। अंग्रेजों ने मुद्रणालय अर्थात प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। लेकिन ये जो आधुनिक प्रेस है, आधुनिक प्रेस की स्थापना, आधुनिक प्रेस की स्थापना, आधुनिक प्रेस की स्थापना किसने किया? इस आधुनिक प्रेस की स्थापना जो है 1766 ईस्वी में एक अंग्रेजी व्यक्तित्व था, एक अंग्रेज थे, उनका नाम था विलियम बोल्ट्स। इन्होंने एक प्रेस के माध्यम से अखबार छापा, अखबार का प्रकाशन किया, अखबार का प्रकाशन किया। लेकिन इनका क्या फड्डा था कि इन्होंने, विलियम बोल्ट्स ने क्या किया, इस अपने अखबार, अपने समाचार पत्र के माध्यम से अंग्रेजों का ही आलोचना शुरू कर दिया। इस कारण से इस समाचार पत्र को बंद करवा दिया गया। साथ में इस विलियम बोल्ट्स को इंग्लैंड भेज दिया गया। इनको इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता? 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में एक और अखबार छपता है जिसका संपादक होता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने क्या किया कि एक समाचार पत्र प्रकाशित किया, समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। समाचार पत्र का नाम क्या था? द बंगाल गजट। और क्या नाम इसका था? द कलकत्ता जनरल एडवाइजर। अब 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया, द बंगाल गजट, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से। लेकिन इन्होंने भी क्या किया कि इस समाचार पत्र के माध्यम से अंग्रेजों की जो द्वेषपूर्ण कार्य था उसका आलोचना शुरू कर दिया। इस कारण से 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को भी बंद करवा दिया अंग्रेजों ने। इसके बाद नवंबर 1780 ईस्वी में, नवंबर 1780 ईस्वी में दूसरा अखबार प्रकाशित होता है। दूसरा अखबार प्रकाशित होता है नवंबर 1780 ईस्वी में, दूसरा अखबार प्रकाशित होता है, समाचार पत्र प्रकाशित होता है, इंडिया गजट। इंडिया गजट यह अंग्रेजी में प्रकाशित होता है, यह साप्ताहिक है। इंडिया गजट जो है साप्ताहिक है और ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता है। इसको प्रकाशन कौन किया था? बर्नार्ड मोन्सिक और पीटर रीड। इस अखबार के माध्यम से बर्नार्ड मोन्सिक और पीटर रीड अपने व्यापारिक हितों का संरक्षण चाह रहे थे।
व्यापारिक हितों का संरक्षण ये चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने इस अखबार का सहारा लिया जो नवंबर 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो भारत का द्वितीय अखबार, द्वितीय समाचार पत्र कहा जाता था। वो किस उद्देश्य से बनाया गया था? ये दोनों व्यक्ति बर्नार्ड मेंसिक और पीटर रीड से अपने व्यापारिक हितों का संरक्षण इसके माध्यम से चाह रहे थे। किसी भी भारतीय द्वारा, कोई भारतीय पहला समाचार पत्र प्रकाशित करता है, किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने पहला अखबार प्रकाशित किया अंग्रेजी में। अर्थात किसी भी भारतीय द्वारा जो है अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 ईस्वी में प्रकाशित होता है। गंगाधर भट्टाचार्य ने इसको प्रकाशित किया। जो गंगाधर भट्टाचार्य ने अखबार प्रकाशित किया उसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट ये 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट को अंग्रेजी में प्रकाशित किया और किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में यह पहला समाचार पत्र था। पत्रकारिता के इतिहास में जेम्स सिल्क बर्किंघम का महत्वपूर्ण योगदान है। जेम्स सिल्क बर्किंघम थे। इनका भारतीय पत्रकारिता को एक नया दिशा देने का कार्य इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया कि जो समाचार पत्र थे, समाचार पत्र को प्रकाशित करने के पहले इन्होंने क्या कहा कि इसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, अर्थात सही जानकारी दीजिए। साथ में इन्होंने क्या कहा, आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपने। साथ में जो ये समाचार पत्र हैं इसको जनता का प्रतिबिंब बनाइए, अर्थात सभी चाहे कमजोर वर्ग हो, दबा कुचला वर्ग हो, उसकी बातों को आप लोग उठाइए, जनता का प्रतिबिंब हो। और साथ में क्या हो, किसी का इंतजार मत करिए कि कोई आएगा नेतृत्व करेगा। आप स्वयं अपने समाचार पत्र के माध्यम से जो दबा कुचला वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसका नेतृत्व करिए। ये जेम्स सिल्क बर्किंघम का जो है ये योगदान हमेशा इतिहास में अमर हो गया। इन्होंने क्या किया कि समाचार पत्रों की जो है भाषा ही बदल दिया। उन्होंने क्या कहा कि इसका तरीका बदलिए, इसको जो है जांच, कोई भी समाचार हो उसको जांच करके ही जो है प्रेषित करिए, जिससे आपकी विश्वसनीयता बढ़े। साथ में क्या किया कि किसी की चापलूसी मत करिए, बल्कि उसको आलोचनात्मक दृष्टिकोण से जनता का बात उठाने का माध्यम बनिए। जेम्स सिल्क बर्किंघम ने 1818 ईस्वी में एक समाचार पत्र निकालते हैं, कलकत्ता जर्नल। इसके माध्यम से उन्होंने उस समय जो प्रमुख व्यक्तित्व थे, लॉर्ड हेस्टिंग और जॉन एडम्स को परेशानी में डाल दिया। जॉन एडम्स को परेशानी में इन्होंने डाल दिया। परेशानी में कैसे डाला कि उस अखबार के माध्यम से इनकी जो भी बुराइयां थी, जो भी कमियां थी और जो समाज के प्रति इन लोगों का द्वेष भावना था, उसको प्रकाशित किया। समाचार पत्र इसीलिए प्रकाशित किए जाते थे कि अपनी बातों को सभी लोगों तक आसानी से पहुंचाया जाए। और जेम्स सिल्क बर्किंघम जो पत्रकारिता के इतिहास में एक अहम योगदान दिया, उन्होंने अपनी पत्रिका कलकत्ता जर्नल के माध्यम से जो है लॉर्ड हेस्टिंग और जॉन एडम्स की कमियों को उजागर किया। अब लॉर्ड हेस्टिंग और जॉन एडम्स जब परेशानी में पड़ गए तो इन्होंने सोचा कि जो प्रेस को नियंत्रित किया जाए, अन्यथा ये खतरा पैदा कर देंगे। और नियंत्रित करने के साथ साथ इन लोगों ने क्या किया, जेम्स सिल्क बर्किंघम को इन्होंने इंग्लैंड वापस भेज दिया कि भैया आप वापस जाइए, अन्यथा सभी लोगों के लिए जो है आप हमेशा समस्या का कारण बनेंगे। आप अगर ऐसे ही समाचार पत्र का प्रकाशन करेंगे तो जितने भी लोग आएंगे उनके लिए आप समस्या ही खड़ी करेंगे, इसलिए आप इंग्लैंड वापस जाइए। इनको जबरदस्ती
इन लोगों ने क्या किया, जेम्स सिल्वर को जबरदस्ती इंग्लैंड वापस भेज दिया। जब 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीयों ने किया तो उसके बाद अंग्रेजों ने भी कुछ समाचार पत्र प्रकाशित किए। कई बार पेपर में पूछा कि अंग्रेजों ने कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए, तो अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी में जो है कई अखबारों का संपादन किया, जैसे फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिशमैन, पायनियर, सिविल एंड मिलिट्री गजट। इन समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने सरकार की तारीफ करना शुरू कर दिया। अर्थात अंग्रेज जो समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, उन समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों की जो है खूबियों को उजागर करते थे। जो कमियां भी होती थी उनको अपने समाचार पत्रों के माध्यम से उसमें खूबी पैदा कर देते थे कि यह समाज के लिए अच्छी बात है, और इसके लिए इन लोगों ने समाचार पत्रों का सहारा लिया। हिंदू पैट्रियट के संपादक, एक अखबार था हिंदू पैट्रियट के संपादक कृष्णोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, अभी जितने भी अखबार निकले सब अंग्रेजी में निकल रहे थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था। यह 1826 ईस्वी में जुगल किशोर ने इसका संपादन किया था। जुगल किशोर ने इसका संपादन प्रारंभ किया था। हिंदी का यह पहला समाचार पत्र है। हिंदी में ही एक अन्य अखबार जो साप्ताहिक था, हिंदी भाषा में ही निकलता था, हिंदुस्तान। यह उत्तर प्रदेश से निकलता था। इसका संपादन, इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र, हिंदुस्तान के प्रताप नारायण मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने इसका प्रकाशन किया। मदन मोहन मालवीय ने इसका प्रकाशन किया। गांधी जी ने भी समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। अपनी बातों को समाज तक फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए गांधी जी ने क्या किया, 1919 ईस्वी में एक यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन शुरू किया, समाचार पत्र निकाला। साथ में 1919 ईस्वी में ही इन्होंने एक अन्य नवजीवन समाचार पत्र का भी संपादन किया, और 1933 ईस्वी में इन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए हरिजन पत्रिका का संपादन किया। हरिजन समाचार पत्र का इन्होंने संपादन प्रारंभ किया 1933 ईस्वी। एक हिंदी में समाचार पत्र आता था आज। इस आज का संपादक शिव प्रसाद गुप्त ने किया। संपादक शिव प्रसाद गुप्त थे। एक अखबार आता है हिंदुस्तान टाइम्स। उस समय एक अखबार 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, हिंदुस्तान टाइम्स। ये 1920 ईस्वी में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। 1920 ईस्वी में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। इसको के.एम. पनिक्कर ने दिल्ली से प्रकाशित किया। हम लोगों ने देखा कि जो शासन के लिए परेशानी पैदा करने वाले अंग्रेज थे, उनको तो जबरदस्ती इंग्लैंड भेज दिया जाता था, लेकिन यह सलूक जो है भारतीयों के साथ नहीं हो पाता था। इसलिए भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए कई प्रेस एक्ट लाए गए, जिसके माध्यम से इस प्रेस को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया गया कि प्रेस जो है नियंत्रित, अपने अधीनस्थ रहे। जैसे कोई ऐसी बात ना छाप दे जिसके माध्यम से सरकार जो है परेशानी में घिर जाए।
इसके कारण इन्होंने प्रेस एक्ट लाया और उस प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रेस को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया। इसमें सबसे पहले 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी का समाचार पत्र प्रत्यक्षण अधिनियम आता है। ये अधिनियम जो आता है इसके मुख्य बिंदु क्या थे? जैसे पहला इन्होंने क्या किया कि जो भी समाचार पत्र प्रकाशित करेगा, समाचार पत्र प्रकाशित होंगे, इसमें क्या है कि जो संपादन करेगा, संपादक का नाम, साथ में इसका स्वामी कौन है अर्थात प्रोप्राइटर मालिक कौन है, साथ में ये किस स्थान से प्रकाशित हो रहा है, किस स्थान से प्रकाशित हो रहा है उसकी जानकारी देना अनिवार्य है। इसमें किस स्थान का मतलब है कि ये प्रिंटिंग प्रेस अर्थात मुद्रणालय, कौन सा मुद्रणालय है, इसकी जानकारी देना आपको अनिवार्य है। इन सभी जानकारियों के माध्यम से अगर जैसे देने का मतलब क्या था कि अगर आप कुछ भी ऐसा छाप देते हैं कि जो हमको ये लगे, सरकार को लगे, शासन सत्ता चलाने वाले को ये लगे कि ये गलत है, तो इसको पकड़ना आसान हो जाए। भाई संपादक का भी नाम छपा हुआ है, कौन सा मालिक है उसका भी नाम छपा हुआ है, साथ में प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है, किस जगह पर है, कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है उसकी भी जानकारी है, उसको पकड़ना आसान हो गया। और क्या था, साथ में जब ये समाचार पत्र तभी आप छाप सकते हैं जब उसकी एक कॉपी प्रकाशित करने से पहले, जैसे आप समाचार पत्र को प्रकाशित कर दिए, लोगों के बीच में जाने से पहले उसकी एक प्रति जो है सरकार तक पहुंचानी अनिवार्य थी। अब बगैर पहुंचाए अगर आपने प्रकाशित कर दिया तो आप 1799 ईस्वी के अधिनियम के तहत आप दोषी हैं। वो दोषी इसलिए कि अगर आप प्रति पहुंचा देते हैं तो सरकार पहले देख लेती थी कि हाँ अगर ये जो प्रकाशित हो गया तो हमारे लिए कोई खतरे की बात नहीं है और सरकार के लिए कोई परेशानी की बात नहीं, तो वो कहते थे कि आप फैलाइए, कोई बात नहीं है। इसलिए समाचार पत्र को प्रकाशित करने से पहले, लोगों के पास भेजने से पहले एक प्रति सरकार को भेजनी अनिवार्य थी 1799 ईस्वी के प्रेस एक्ट के तहत। अभी तक क्या था, ये जो 1799 ईस्वी का अधिनियम था ये केवल समाचार पत्रों पर ही प्रकाशित लागू होता था प्रकाशित होने से पहले। लेकिन 1807 ईस्वी में क्या किया गया कि इस अधिनियम को पत्रिकाओं साथ में पैम्पलेट्स और पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया। 1799 ईस्वी में क्या था कि ये केवल समाचार पत्रों पर ही लागू होता था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया, इसको और क्षेत्रों पर भी लागू कर दिया गया। क्यों? लोगों ने समाचार पत्रों के अलावा अपनी बातों को जो पत्रिकाओं और पैम्पलेट्स माध्यमों से प्रसारित करना शुरू कर दिया। सरकार ने क्या किया, 1807 ईस्वी में इन्होंने क्या कहा कि यह पत्रिका और पैम्पलेट और पुस्तकों पर भी लागू है। अगर इसकी एक प्रति सरकार के पास नहीं जाएगी या जो संपादक है या मुद्रणालय है या स्वामी है, अगर उसका नाम स्पष्ट नहीं छपेगा तो वो भी उसका भी जो है दोष होगा। इन सभी चीजों से भी सरकार को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने क्या किया कि इसमें भी सुधार किया और 1823 ईस्वी में एक नया प्रेस अधिनियम पारित कर दिया, एक नई प्रेस अनुज्ञप्ति लागू कर दी। इस 1823 ईस्वी की प्रेस अनुज्ञप्ति को लागू करने का कार्य कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने किया। इसने क्या किया कि इन्होंने कहा कि अगर आपको प्रेस चलाना है, प्रेस आप प्रकाशित कुछ भी करना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से, तो सर्वप्रथम आपको लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस सर्वप्रथम प्रेसों के लिए लाइसेंस कब जारी करने का आदेश जारी हुआ, तो 1823 ईस्वी के प्रेस अनुज्ञप्ति के अनुसार उस समय जो है कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने एक प्रेस अधिनियम पारित किया जिसके माध्यम से सर्वप्रथम आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। और अगर आपने लाइसेंस के बिना ही अगर समाचार पत्र या मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर लिया तो आपके ऊपर 400 रुपए का जुर्माना लगेगा।
400 रुपया जुर्माना आपको देना पड़ेगा अगर बिना लाइसेंस के ही आपने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर लिया। तो अगर आप 400 रुपया जुर्माना देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उस समय 400 रुपया बहुत मायने रखता था, ये 400 रुपया देने की स्थिति में नहीं है तो आपको दंड दिया जाएगा। साथ में क्या था कि गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने जो है, इन्होंने क्या किया कि ये कहा कि सरकार को मुद्रणालय जो है, आपका प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय जो है जब्त करने का पूरा अधिकार है, जब्त कर सकती है सरकार जो है। आपका मुद्रणालय जितना भी आपने उसमें बैठाया है सिस्टम, सब सरकार जो है अपने अंडर में ले सकती है। और साथ में क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया, गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि किसी का भी मुद्रणालय वो जब्त कर सकती है। साथ में क्या था कि वो नया अनुज्ञप्ति अर्थात नए लाइसेंस की मांग कर सकती है। इन अधिकारों के तहत ही राजा राममोहन राय का जो अखबार था मीरातुल अखबार, मीरात उल अखबार, ये जो है सर्वप्रथम बंद हो गया। इसी के कारण 1823 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही मीरातुल अखबार जो राजा राममोहन राय का प्रकाशित हो रहा था सर्वप्रथम बंद हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासन सत्ता आती है। विलियम बेंटिंग ने क्या किया कि समाचार पत्रों के पर थोड़ा सा उदार दृष्टिकोण अपनाया कि चलिए कोई बात नहीं, आप सभी लोग समाचार पत्रों को अपने हिसाब से प्रकाशित कर सकते हैं। लेकिन जो 1823 ईस्वी का ये अधिनियम था, ये 1823 ईस्वी का जो प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम था, इसको समाप्त करने का श्रेय चार्ल्स मेटकाफ को जाता है। चार्ल्स मेटकाफ ने इस 1823 ईस्वी के अधिनियम को है समाप्त किया, इसलिए इनको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। उसके बाद 1878 ईस्वी में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित होता है। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, इसको कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है, मुंहबंद अधिनियम भी कहा जाता है। मुंहबंद अधिनियम, इसका सबसे घिनौना पक्ष क्या था कि ये देसी भाषा अर्थात भारतीयों वाला समाचार पत्र और अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित जो समाचार पत्र थे उसमें जो भेद कर रहा था। साथ में क्या था कि अगर सरकार ने आपके खिलाफ सजा की घोषणा कर दी तो आपको कहीं भी अपील करने का अधिकार नहीं था, अर्थात अपराधी को कहीं अपील का अधिकार नहीं था। फैसला हो गया तो हो गया। इसके बाद सरकार ने 1908 ईस्वी का समाचार पत्र अधिनियम, ये समाचार अधिनियम 1908 ईस्वी का जो प्रकाशित हुआ उसके द्वारा आपको बताना होता था कि अगर आपका समाचार पत्र के माध्यम से हिंसा फैली या हिंसा करने की प्रेरणा मिलती है, हिंसा की प्रेरणा मिलती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाएगी? आपका मुद्रणालय जब्त कर लिया जाएगा, मुद्रणालय जब्त कर लिया जाएगा। साथ में जो आपकी संपत्ति है उसको भी सरकार हड़प सकती है, सरकार ले सकती है। अगर अब सरकार ने आपकी संपत्ति जब्त कर ली, आप मुद्रणालय जब्त कर लिया तो आप मात्र 15 दिनों के भीतर, 15 दिनों के अंदर आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसके बाद आपकी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। 1910 ईस्वी में सरकार ने पुनः भारतीय प्रेस अधिनियम पारित कर दिया। 1910 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ। यह समाचार पत्र अधिनियम जो पारित हुआ, हम यूं कह सकते हैं कि यह 1878 ईस्वी का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट,
इसके सारे लक्षण जो है इसमें पुनः सरकार ने जो है प्रतिबिंबित कर दिया। सरकार ने इसमें वही नियम पुनः स्थापित कर दिया कि 1878 ईस्वी का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो भी नियम थे लगभग सभी नियम 1910 ईस्वी के समाचार पत्र अधिनियम में लागू कर दिए गए। इन सभी अधिनियमों के पारित होने के बाद समाचार पत्रों पर काफी अंकुश लग गया और समाचार पत्र को स्थापित करने वाले और कुछ समाज सेवियों ने इसका विरोध किया। इससे परेशान होकर सरकार ने 1921 ईस्वी में एक प्रेस कमेटी की स्थापना करती है। 1921 ईस्वी में एक प्रेस कमेटी की स्थापना की जाती है तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में जो प्रेस कमेटी की स्थापना की जाती है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट जब सौंपा तो इन्होंने जो सरकार से कहा कि ये 1908 ईस्वी वाला और 1910 ईस्वी का जो अधिनियम है इसको समाप्त कर दिया जाए। इनके रिपोर्टों के आधार पर 1908 और 1910 ईस्वी का अधिनियम को समाप्त घोषणा कर दी गई कि समाप्त हो गया। ये 1931 ईस्वी में जो है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित होता है। अधिनियम क्यों पारित होता है कि उस समय जो राजनीतिक आंदोलन तो गति पकड़ रहे थे, जगह जगह जो आंदोलन हो रहे थे, इनसे छुटकारा पाने के लिए कि कहीं ऐसा न हो कि प्रेस वाले भी इसमें शामिल हो जाएं और लोगों को उकसाना शुरू कर दे, तो 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित होता है। इस 1931 ईस्वी के प्रेस इमरजेंसी एक्ट के तहत 1910 ईस्वी का जो अधिनियम था, 1910 ईस्वी के अधिनियम में जो भी व्यवस्थाएं थी उसको पुनः लागू कर दिया गया। इसमें वही चीज पुनः लागू कर दी गई 1931 वाले में। 1931 ईस्वी का जो अधिनियम था इसमें जो है 1910 ईस्वी के सारे जो घिनौने लक्षणों को उल्लेखित कर दिया गया। साथ में 1931 ईस्वी के अधिनियम की धारा 4 में, अधिनियम की धारा 4 के 1 में यह उल्लेखित किया गया कि अगर आपका समाचार पत्र शब्द संकेत या आकृति के द्वारा किसी की हत्या या हिंसा की प्रेरणा देता है, आकृति के द्वारा या शब्द के संकेतों के द्वारा किसी की हत्या या किसी को हिंसा के लिए उकसाने का अगर आपने जरा सी भी प्रेरणा दी तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कि अगर 1931 ईस्वी के प्रेस एक्ट अधिनियम के तहत आपने किसी भी आंदोलन या किसी ऐसे वर्ग को जिससे हिंसा फैलती हो, किसी का जो है प्रशंसा भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्रशंसा की किसी भी चीज का तो आप भी जो है सजा के हकदार हैं। स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय सरकार ने कई प्रेस एक्ट पारित किए। उन प्रेस एक्टों से पेपर में काफी प्रश्न कम निकल के आते हैं, इन्हीं सभी चीजों से पेपर में प्रश्न ज्यादा से ज्यादा निकल के आते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।